फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विकनर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखा गया है कि रीजनिंग को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं और बहुत लोगों का ये मानना होता है कि रीजनिंग जो है वो कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। खास करके जो पहले लोग रेलवे की तैयारी किया करते थे, वैसे स्टूडेंट रीजनिंग को इग्नोर करके हमेशा चलते थे कि रीजनिंग जो है वो बहुत सिंपल होता है और सिंपल तरीके से ही ये सारे के सारे काम हो जाएंगे। तो जो आज का जो दौर दिख रहा है या पिछले एग्जामों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें रीजनिंग का एक बहुत अहम रोल हो गया है और रीजनिंग को बिना पढ़े बनाना भी एक मूर्ख वाली बात हो जाएगी। तो रीजनिंग में क्या क्या पहलू जानने हैं और क्या क्या देखने हैं, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ ऐसे चैप्टर जिनके पढ़ाई के बारे में लोग सोचते हैं और उसको महसूस करते हैं कि इस पढ़ने का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और वैसे ही हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चाहे किसी भी प्रकार का रीजनिंग हो, तो रीजनिंग में आपको कुछ गुण होना ज़रूरी है और हर एक रीजनिंग का कुछ ना कुछ एक खासियत होता है। तो आज मैं जिस रीजनिंग के चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, आज का जो चैप्टर रहेगा हम लोग का वो रहेगा वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम को हम लोग कैसे बना सकते हैं और किन किन बातों का इस पे ध्यान रखना होता है, आज की इस वीडियो में वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि अगर वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम होता क्या है, कैसे होते हैं, तो सबको लगभग मालूम होगा। पहले हम लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम को क्या क्या कहते हैं और कैसे लिख सकते हैं। वेन डायग्राम को हम लोग हिंदी में वेन आरेख कहते हैं और इंग्लिश में इसको लिखते हैं वेन डायग्राम। तो ये जो है, ये जो रीजनिंग का चैप्टर है, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर माना जाता है। मगर इस सिंपल चैप्टर में पहले जो प्रश्न हुआ करते थे वो काफ़ी सिंपल हुआ करते थे, मगर अब जो एग्ज़ामों में देखने को मिल रहे हैं उसमें काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन बन जाते हैं। तो वेन डायग्राम को हम लोग कैसे सही बनाएंगे और कौन सा वो तरीका होगा जो सबसे सुपर होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम में होते कैसे हैं प्रश्न, इसके बारे में भी देख लिया जाए। वेन डायग्राम में कुछ शब्दों को लिखा जाता है, जैसे कि चलिए हम अपने प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस सेक्शन का जो पहला प्रश्न होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला शब्द जो है आपका वो है रेल, दूसरा शब्द जो है वो है आपका यातायात और जो तीसरा शब्द होगा वो हम लिख देते हैं सड़क। इस प्रकार का प्रश्न होता है। इसके बाद चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ए, बी, सी और एक डी। अब इन चारों ऑप्शन में कुछ फिगर्स बनाए होंगे, कुछ तस्वीर जिससे बनाया रहता है और आपको बताना होता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है, कौन सा ऐसा तस्वीर है जो इनके रिलेशन को निरूपित करता है, रिलेशन को दर्शाता है। तो जो सबसे परफेक्ट होते हैं वही आंसर बनता है। चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं कि एक पहला जो डायग्राम आपका है वो इस प्रकार का है, ऑप्शन नंबर ए में। बी की बात करें तो बी में तीनों को अलग अलग रखा गया है। अगर हम सी की बात करें तो इसमें एक ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है और इसी के अंदर में दोनों आए हुए हैं। अगर हम डी की बात करें तो डी को कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है कि तीनों का रिलेशन आपस में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसका आंसर क्या देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर सी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए कि देखिए, यहाँ रेल अलग चीज़ है जबकि सड़क अलग चीज़ है। रेल और सड़क में कोई रिलेशन नहीं होता है। क्रॉसिंग वाला बात को ध्यान में ना रखें, वो अपवाद की बात है, उसको आप लोग ना जोड़ें कि रेलवे क्रॉसिंग जो होता है तो वहाँ सड़क और रेल दोनों एक साथ गुजरते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत माना जाएगा। अगर इसको दिमाग में रख के आप आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो रेल जो कि सड़क पर बिल्कुल नहीं चलती है, इसलिए ये अलग चीज़ और सड़क अलग चीज़ जिस पर कि कार, मोटर या फिर बसेज चलती हैं। और यातायात का मतलब ट्रैफिक, यानी कि इन जो दोनों जो चीज़ दिख रहे हैं वो दोनों के दोनों यातायात के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों चीज़ ही सड़क यातायात के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें तो इसके साथ बस भी हो सकता था या और भी कुछ रेलवे लाइन्स भी हो सकते थे, ये सब यातायात के अंदर ही होंगे। इसका आंसर सबसे परफेक्ट सी होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चले आते हैं हम लोग। इसका आंसर तो हम लोगों ने देख लिया। अगर हम बात करें जो दूसरा प्रश्न है आपका,
उसमें दिया हुआ है पहला शब्द मैं और दूसरा शब्द तुम और जो तीसरा शब्द है वो है आपका हम। अब इन तीनों की अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन सा आंसर परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी इसका आंसर, पहले दोस्तों जानिए कि क्या क्या होते हैं, पहले इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, इसके नियम क्या हैं। तो इन सारे वेन डायग्राम्स को बनाने का एक सबसे परफेक्ट नियम यही है कि बहुत लोग करते क्या है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। करते क्या है लोग कि जैसे ही कोई शब्द दिया गया वो उनको देखते हैं और उसके बाद डायग्राम के पास चले जाते हैं और डायग्राम में से चुनने लगते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका कंडीशन दिख रहा है, ये मैच करने लायक दिख रहा है और ये सबसे गलत तरीका होगा और वैसे ही गलतियाँ होती हैं। तो आपको पहले डायग्राम जो बने हुए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर एकदम बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना है। सर्वप्रथम करते क्या है हम लोग कि जो शब्द दिए जाते हैं क्वेश्चन में, प्रश्न में, उन सारे प्रश्न शब्दों को पहले पढ़िए, उसके बारे में समझिए और उसके बाद मन में ही इनके रिलेशन को बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद अपने मन में एक फिगर बननी चाहिए। आपके जो माइंड है, माइंड में ही एक फिगर बननी चाहिए कि इनके बीच जो रिलेशन होंगे उसके डायग्राम कैसे होने चाहिए। और उसके बाद हम अपने ऑप्शन पे आएंगे और ऑप्शन में ढूंढेंगे कि जो मेरे मन के में जो छवि बनी थी, जो डायग्राम बना था, उस डायग्राम से मिलता जुलता या हूबहू कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो बहुत से प्रश्नों में तो ऐसा कंडीशन आता है कि एकदम हूबहू आता ही आता है। अगर मान लीजिए कि आप जैसा डायग्राम बनाए मन में, अगर वैसा डायग्राम ना है तो उससे मेल खाता हुआ कौन सा डायग्राम है ये चुनिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं, तुम और हम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मैं बिल्कुल अलग बात और तुम बिल्कुल अलग बात और हम का मतलब दोनों मिला के। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, मैंने एक शब्द, एक लाइन बोला, एक वाक्य बोला, मैं खाना खाऊंगा, तो खाना कौन खाएगा, मैं खाऊंगा। अगर ये बोलते तुम खाना खाओगे तो खाना कौन खाएगा, तुम खाइएगा, मैंने वो अगला खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। अगर ये बोलते कि हम खाना खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा और तुम भी खाऊंगा, यानी कि हम में मैं भी हूँ और तुम भी हो, यानी कि मैं और तुम दोनों मिलते हैं जब तो हम बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इन सारे क्वेश्चन को अगर बात करें तो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके शब्द दिख रहे हैं, पहला है सोना, दूसरा है आपका चांदी और तीसरा है आभूषण। अगर हम इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करें तो कैसे फाइन डायग्राम्स बन सकते हैं उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो 4 डायग्राम दिए गए हैं इसके अनुसार ऐसा कोई दिख रहा हो तो आप बता सकते हैं। तो कुछ लोग इसको आंसर दे सकते हैं कि सोना है, चांदी है, सोना और चांदी में कोई रिलेशन नहीं और दोनों के दोनों आभूषण होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा और यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए डी। अब हम इसको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। अब पहले ये जाने कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा था ये क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा आभूषण है और ये पूरा का पूरा सोना और ये पूरा का पूरा चांदी। चलिए सोना और चांदी में तो कोई रिलेशन नहीं है, सोना अलग चीज़ होता है, चांदी अलग चीज़ होता है, ये बहुत क्लियर है। मगर कि सारे के सारे सोने और सारे के सारे चांदी पूरे के पूरे आभूषण के रूप में ही होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ गलती वाला बात हो जाएगी। आप यहाँ पे फंस जाइएगा, इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। हम इसको आंसर कर रहे थे और इसका आंसर जो किया गया है वो बिल्कुल सही है। और कैसे सही है अब मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो आपको गोल वाला दायरा दिख रहा है ये है आभूषण और एक तरफ सोना को रख लेंगे और एक तरफ चांदी को रख लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी सवाल उठेगा ना तो उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए ये पूरा गोल आभूषणों का है और ये ऐसे आभूषण जो गोल्ड है, सोना है, सोना से बने हुए आभूषण। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है इस एरिया के आभूषण जो हैं वो पूरे के पूरे चांदी के बने हुए हैं। और ये जो ऐसा चांदी है जो आभूषण के रूप में नहीं है, किसी और रूप में होगा, कुछ और होगा, बर्तन भी हो सकते हैं। अगर हम सोना की बात करें तो ये ऐसा सोना है जो कि आभूषण के रूप में नहीं है। कुछ लोग इसको इकट्ठा करने का काम भी करते हैं, तो बिस्किट होते हैं, पता नहीं और क्या क्या होते हैं, खदानों में भी सोना चांदी भी होते हैं। तो वैसे जो कि आभूषण के रूप ऐसे सोना और ये ऐसा चांदी जो कि आभूषण के रूप में नहीं है मगर ये सोना चांदी ही है। और यहाँ का जो इस जो दायरे में दिख रहे हैं ये ऐसे सोना चांदी हैं जो कि आपके आभूषण के रूप में है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि ये कौन सा भाग है भाई, इसका क्या रोल है। तो ये ऐसे आभूषण, ये भी आभूषण ही है, ये ऐसे आभूषण जो कि ना ही सोना का है ना ही चांदी का है, किसी और मेटल का हो सकता है। तो यहाँ पे वो आपका आभूषण का रूप में पूरा का पूरा हर एक चीज़ को हम लोग बढ़िया से समझा सकते हैं और यहाँ पे कहीं कोई फंसने वाली बात नहीं होती है। तो जो सबसे परफेक्ट आंसर था इसका
यही होगा डी। अब आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में जो प्रश्न दिया जा रहा है वह है आपका व्हेल, मछली, और जो तीसरा शब्द दिया गया है वह है आपका मगरमच्छ। व्हेल और मगरमच्छ, व्हेल भी एक स्तनधारी है, मगरमच्छ की बात करें तो भी एक स्तनधारी है, जबकि मछली स्तनधारी नहीं होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा डाटा दिख रहा है कि नहीं, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इनको निरूपित करे, इनको दर्शाए। तो हम लोग अगले ऑप्शन को कुछ बना लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ई में कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। हम सारे ऑप्शन को कुछ बना लेते हैं कि कैसे कैसे ऑप्शन आपके हो सकते हैं। तो जितना भी ऑप्शन दिया हुआ था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के ई में मान लेते हैं कि एक ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। अगर हम एफ की बात करें तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ऐसा भी होता है। अगर ऑप्शन नंबर जी की बात करें ऐसा भी ऑप्शन होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर एच की बात करें तो ऐसा भी होता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा खेल तो समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होगा। अब इस प्रश्न का जब आंसर की बात आएगा तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, व्हेल जो कि एक मछली का प्रकार है और मगरमच्छ जो कि बिल्कुल अलग है। हालांकि ये सारे जीव जो हैं पानी के अंदर ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पानी से संबंधित कोई ऐसा शब्द नहीं दिया गया जिसके कारण हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो करेंगे क्या कि व्हेल को पूरा का पूरा मछली के अंदर डाल देंगे, क्योंकि एक मछली कहीं तो प्रजाति है व्हेल, और ये दोनों यानी ये व्हेल मछली के अंतर्गत आ जाएगा, और ये मछली के बाद अगर मगरमच्छ की बात करें तो ये अलग रहेगा। इसके लिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि देखिए ये जो पूरा का पूरा जो दायरा दिख रहा है ये मछली का है, जिसमें से कुछ पार्ट जो होगा वो व्हेल का होगा, और मगरमच्छ जो कि मछली की श्रेणी से बिल्कुल अलग है उसको रखेंगे हम लोग बाहर। तो इस पर में आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। तो बहुत सी बातें हैं कि कैसे इस प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, फिर से एक बार सुन लीजिए कि इन शब्दों को पहले मन में उच्चारण करेंगे और उसके बाद मन में ही एक फिगर का निर्माण करेंगे, बनाएंगे कि एक ऐसा फिगर होना चाहिए, और इनके रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, और जो फिगर आपके मन में बनेगा उन्हीं को अपने ऑप्शनों में ढूंढना है। अगर आपको मिल गया तो आंसर है, अगर वैसा फिगर ना मिल रहा हो तो उससे मिलता जुलता या उसके एकदम बिल्कुल करीब वाला जो फिगर होगा वही आपका आंसर होना चाहिए। और इस प्रक्रिया से जब भी आप इस वेन डायग्राम को अगर बनाएंगे तो यकीन मानिए कि 100% बिल्कुल सही होंगे। आप एग्जाम्पल में अपना घर पे ही प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके इसको ट्राई कर लेना है, देख लेना है। तो पहले आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें, और जो मैंने बताया है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पहले अपने मन में ही डायग्राम बनाएं और उसी प्रकार अपने डायग्रामों को ढूंढें। ये गलती बिल्कुल ना करें कि जो डायग्राम दिए गए हैं आप उन्हीं को दिमाग में रख के और उन्हीं से आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे डायग्राम मिल जाते हैं जो लगने लगता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, और कन्फ्यूजन में आप गलती कर देते हैं हमेशा। तो ये ध्यान रहे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में क्या शब्द आ रहे हैं। पहला जो शब्द है वो दिया गया है वर्ग, दूसरा जो शब्द आया है वो है आपका चतुर्भुज, और जो तीसरा शब्द आया हुआ है वो है आपका बहुभुज। अगर हम अब इन तीनों को अगर मिलाने की बात करें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए बहुत लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि चतुर्भुज अलग चीज़ है, बहुवर्ग अलग चीज़ है, लेकिन इसके इंटरनल पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिना समझे इस पर कोई भी आंसर देना बिल्कुल गलत होगा। तो पहले इसको समझें, अपने मन में फिगर बनाएं, उसके बाद दें। अब वर्ग और चतुर्भुज ये क्या होते हैं। तो वर्ग उसको कहते हैं जो 4 इक्वल भुजाओं से घिरा हुआ पार्ट होता है वो आपका वर्ग होता है। और चतुर्भुज उसको कहा जाता है कि जो भी ऐसा क्षेत्र जो 4 भुजाओं से घिरा हो चतुर्भुज है। अब बहुभुज यानी कि जिनकी 2 से अधिक भुजाओं से घिरा हुए स्थल को बहुभुज कहते हैं। इसमें आपका त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, षष्ठभुज भी आता है, अष्टभुज भी आता है, सारे आते हैं।
तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग मानेंगे वर्ग, और ये है आपका चतुर्भुज, और ये है आपका बहुभुज। इसको अगर हम ऐसे कहें कि सारे के सारे वर्ग चतुर्भुज होते हैं और सारे के सारे चतुर्भुज बहुभुज होते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट में आंसर माना जाएगा, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी कार्य को किया जाएगा तो 100% आपके जो आंसर आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी बहुत से क्वेश्चनों को लेकर आने वाला हूं, और इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन को इसलिए नहीं करवाया कि ताकि आप भी कुछ क्वेश्चन को ध्यान में रखें और ध्यान में रखने के बाद उसको समझने का प्रयास करें। तो ये सिंपल क्वेश्चन देखने को लग रहे थे, लेकिन इन सब का काम कैसे किया जाता है इस टेक्निक को समझना था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले कंटेंट के साथ और कुछ भी और बेहतर चैप्टरों के साथ। तो रीजनिंग का जो सेशन जो हम लोग का चल रहा है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलता रहेगा। तो अगले वीडियो में बाकी बातें होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।